हेलो माय फिजियो फैम। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इलेक्ट्रोथेरेपी का मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट चैप्टर का वन शॉट वीडियो। हम इसमें डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी रेंज 1000 से 10,000 हर्ट्ज होती है। इसे हम थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं क्योंकि ये ग्रेटर पेनिट्रेशन देता है, यानी डीप लेवल तक जाता है, हाई टॉलरेंस होती है और ये लो फ्रीक्वेंसी करंट से ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है टू पेशेंट। हम इसे पर्टिकुलरली थेरेप्यूटिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मसल को स्टिमुलेट करता है, पेन को मैनेज करता है और टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करता है। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है वो 3 टाइप के हैं, रिबॉक्स टाइप, रशियन करंट और IFT यानी इंटरफेरेंशियल करंट। तो सबसे पहले हम मीडियम फ्रीक्वेंसी की थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मसल स्टिमुलेशन। ये इफेक्टिवली स्टिमुलेट करता है डीपली सिचुएटेड मसल और नर्व को, जो कि लो फ्रीक्वेंसी करंट से जो है डिफिकल्ट होता है अचीव करना। फिर हम आता है पेन रिलीफ। ये पेन को मैनेज करता है इंक्लूडिंग मसल स्पैज्म और डिलेड बोन हीलिंग, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। फिर आता है टिश्यू हीलिंग। ये प्रमोट करता है टिश्यू हीलिंग को और एडिमा को रिड्यूस करता है। फिर आता है रिडक्शन एडिमा, वीनस ड्रेनेज को सही करता है और इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। अब जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है उसका एडवांटेज क्या है? मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट से ज़्यादा एडवांटेज जो है वो ऑफर करता है। और वो एडवांटेज क्या क्या है? ग्रेटर पेनिट्रेशन, हाई टॉलरेंस और कंफर्ट फॉर पेशेंट, यानी लो फ्रीक्वेंसी करंट से ज़्यादा जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। इसके 2 वेक्टर हैं, डायनामिक वेक्टर मोड और स्टैटिक वेक्टर मोड। जो डायनामिक वेक्टर मोड है वो इन्वॉल्व करता है डायनामिक पल्सेटिंग करंट, जो कि पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है मसल स्पाज्म, लार्ज मसल एरिया में, और प्रोवाइड करता है सूथिंग और मसाजिंग इफेक्ट। फिर आता है स्टैटिक वेक्टर मोड। ये मोड जो है वो टारगेट करता है स्पेसिफिक एरिया को जहाँ पे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है करंट को। ये यूजफुल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जैसे कि मसल। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिबॉक्स करंट। रिबॉक्स करंट जो है ये मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का फर्स्ट टाइप है। ये नॉन इन्वेसिव है, यानी ये बॉडी के अंदर, मतलब हम उसके अंदर जाके कुछ नहीं करते हैं। ये ट्रांसक्यूटेनियस यानी जो स्किन की डीप लेवल होती है वहाँ पे वर्क करता है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट टू लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू को हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ताकि रिबॉक्स करंट का अफेक्ट आए। अब जो रिबॉक्स करंट है उसका नाम रिहैबिलिटेशन बॉक्स से पड़ा। रिहैबिलिटेशन का री और बॉक्स का बॉक्स, रिबॉक्स। इसमें पॉइंट इलेक्ट्रोड और हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। इसके मेन इंडिकेशन क्या क्या है? ट्रीटमेंट फॉर अक्यूट और क्रोनिक पेन, यानी अक्यूट और या फिर क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए रिबॉक्स करंट का यूज़ किया जाता है। इमोबिलिटी स्केलेटल मसल, यानी जो स्केलेटल मसल मूव नहीं हो रही है उसको हम मूव करवाने में हेल्प करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और इडिमा। अब जो रिबॉक्स करंट होता है उसकी जो स्पेसिफिक इम्पल्स फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 to 4K हर्ट्ज, यानी 2000 या फिर 2000 से लेकर 4000 हर्ट्ज तक की होती है। इसकी पल्स विड्थ जो होती है वो 100 to 300 माइक्रोसेकेंड की होती है। ये जो है ट्रांसक्यूटेनियसली इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस जगह पे, जिस रीजन पे हमें ट्रीट करना है। अब हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे। तो विद इन सेवरल सेकंड्स, यानी जैसे ही हम रिबॉक्स करंट को अप्लाई करते हैं उस पार्ट पे कुछ ही सेकंड में एसिडोसिस जो है वो करेक्ट हो जाता है। यानी एसिडोसिस जो है, लोकल एसिडोसिस उस ट्रीटमेंट टिश्यू का, वो करेक्ट हो जाता है। लिम्फेटिक फ्लूइड और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है और जो इफेक्टिव रिलैक्सेशन है हमें उस प्लेस पे उसी टाइम पे मिल जाती है। लिविंग टिश्यू में माइक्रो सर्कुलेशन को रिस्टोर करता है, पेन को डिक्रीज करता है और टिश्यू रिलैक्सेशन को प्रोवाइड करता है और रिकवरी को बढ़ाता है। अब ट्रीटमेंट मोड 3 टाइप के होते हैं, जेंटल, स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग। जो जेंटल है वो रिकमेंड किया जाता है न्यू पेशेंट के लिए, और स्टैंडर्ड जो है वो जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब पेशेंट जो है उस ट्रीटमेंट का आदी हो चुका है। फिर स्ट्रॉन्ग मतलब उस पेशेंट को दिया जाता है जो कि नॉर्मल स्टिमुलेशन एम्पलीट्यूड का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसमें हम इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं वो क्लासिक हार्ट टिप या फिर गोल्डन फ्लेक्सी टिप। ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव सरफेस यानी 1.5 mm² पे अप्लाई किया जाता है और एक स्पॉट पे हम 2 से लेकर 3 सेकेंड तक अप्लाई करते हैं। फिर हम फर्स्ट पॉइंट से अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर दूर जो है अनदर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। एक सेशन में हमें 20 पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने होते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है। फिर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या है? हर सेशन में हमें 5 से 10 मिनट तक ट्रीट करना है और नंबर ऑफ सेशन जो है वो सफिशिएंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अक्यूट इंजरी है तो 4 to 5 सेशन होने चाहिए ड्यूरिंग वीक। अब जो है रिबॉक्स करंट की इंडिकेशन क्या है? बैक पेन, एपिकॉन्डलाइटिस, स्प्रेन्ड एंकल, टॉर्टिकोलिस, नी लिगामेंट डैमेज, ये सब। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हमें कहाँ पे रिबॉक्स करंट को अप्लाई नहीं करना है वो है ओपन वुंड्स, स्किन अल्सर, अक्यूट इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बोसिस, कार्डियोस्टिमुलेटर, एपिलेप्सी, प्रेगनेंसी, ट्यूमर, शॉक वगैरह। हमें स्पेशल केयर करना है उन पेशेंट का जहाँ अगर हम रिबॉक्स करंट अप्लाई कर रहे हैं नेक एरिया पे ऑफ कैरोटाइड साइनस, ताकि जो है वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट ना हो जाए। अब हम आते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेप्यूटिक करंट। इंटरफेरेंशियल थेरेप्यूटिक करंट को सबसे पहले हो निमैक ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से हम इसको निमैक करंट भी कहते हैं। इसमें हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। अगर हम डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो पेन इंड्यूस करता है, क्योंकि हमारी जो टिश्यू है वो हाई इम्पीडेंस मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है टिश्यू, जिसकी वजह से पेन होता है।
और जो लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट को पाने के लिए हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जिसमें उन 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी में से एक जो है वो 4000 हर्ट्ज की होती है, जो फिक्स होती है, बिकॉज वो मिनिमम इम्पीडेंस जो है जनरेट कर, जो मतलब हम जो 4000 हर्ट्ज दे रहे हैं वो इसलिए हम उसको फिक्स रखते हैं क्योंकि टिश्यू इसके अगेंस्ट मिनिमम इम्पीडेंस यानी बहुत लो रेजिस्टेंस जो है जनरेट करता है इस फ्रीक्वेंसी करंट के अगेंस्ट। फिर हमारा जो दूसरा करंट होता है वो वेरी करता है। अब एक डिसएडवांटेज होता है डायरेक्ट करंट का या फिर लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का। हम जो उसे बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उस आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है वो हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से डीपर लेवल तक हम ट्रीट नहीं कर सकते और इसे ओवरकम करने के लिए हम IFT का यूज़ करते हैं। अब IFT का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये ट्रांसक्यूटेनियस एप्लीकेशन है, मतलब ये डीपर लेवल पे काम करती है। ये 2 अल्टरनेटिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके एक लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट देती है। ये पॉलीफेजिक होती है और नॉन इंटरप्टेड होती है, यानी इसमें कोई सर्जिंग या फिर कोई इंटरप्शन नहीं होता है। इसकी बर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। अब एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड होती है एट लो फ्रीक्वेंसी करंट वो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए होती है, जिसके अंदर 2 चीज़ें आती है। पेन ओरिजिनेटिंग एट डीपर टिश्यूज, मतलब जो डीपर टिश्यू में पेन होता है उसको करती है ठीक, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटन मसल, जो स्मूथ और स्केलेटन मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। अब 2 करंट जो हम टिश्यू में दे रहे हैं वो एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है, जिसे हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम ये डायग्राम समझेंगे। ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि F1 यानी 4000 हर्ट्ज का है, और ये जो है दूसरा इलेक्ट्रोड है जो कि 4100 हर्ट्ज का है। अब हमने इसे स्किन सरफेस पे अप्लाई किया और ये जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहाँ पे वो लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट देना स्टार्ट हो जाती है, और जो एम्पलीट्यूड वो बना रही है यानी ये जहाँ पे जो अब फ्रीक्वेंसी आ रही है उसे हम बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जो कि 100 हर्ट्ज की होती है, और इसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टेट करते हैं कि हमने 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट लिया, एक 4000 हर्ट्ज का और एक 4100 हर्ट्ज का। इन 2 करंट को हमने टिश्यूज पे अप्लाई किया, और वो पॉइंट जहाँ पे इन करंट ने क्रॉस ओवर किया वहाँ पे एक न्यू बीट जो है वो सेटअप होती है, न्यू बीट फ्रीक्वेंसी सेटअप होती है, जिसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। तो इस न्यू करंट की फ्रीक्वेंसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि IFT में 100 हर्ट्ज होती है। अब अगर हम क्वाड्रिपोलर लेते हैं तो यहाँ पे हम जो है 90 डिग्री पे करंट प्रोवाइड करते हैं, और वो हमें बीट फ्रीक्वेंसी देता है 45 डिग्री। इसे हम क्लोवर लीफ पैटर्न कहते हैं। अब बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? हम F2 के फ्रीक्वेंसी को और F1 की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब जो रिजल्टेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो F1 प्लस F2/2 इज इक्वल टू, F1 क्या था 4000 हर्ट्ज, F2 था 4100 हर्ट्ज, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। 4000 और 4100 होता है 8100, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4050 हर्ट्ज। अब जो इंटरफेरेंशियल करंट है उसका ये एडवांटेज है कि वो स्किन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है और लो फ्रीक्वेंसी करंट से ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है टू पेशेंट। जो इंटरफेरेंशियल करंट है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस पे काम करता है। ये टिश्यू को मैक्सिमम करंट पहुंचाता है, यानी डीपर टिश्यू में परमेट करता है करंट को, और ये रिड्यूस करता है क्यूटेनियस नर्व को अनवांटेड स्टिमुलेशन देना। अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज जो है 1 से लेकर 250 हर्ट्ज होती है, जो कि वेरी करती है अगर हम कैरियर करंट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को बदल दें तो। अब IFT का क्या एडवांटेज है कि ये डीप पेन रिलीव करती है और मसल स्टिमुलेट करवाती है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो लो फ्रीक्वेंसी थेरेपी होती है जैसे फेरेटिक करंट, उसको हम हायर डोज में नहीं दे सकते, लेकिन IFT को हम दे सकते हैं। स्किन रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है वो 4000 हर्ट्ज में जो 4000 हर्ट्ज में जो स्किन रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो बहुत कम होता है कंपेयरिंग टू द रेजिस्टेंस जो कि लो फ्रीक्वेंसी करंट यानी फेरेटिक करंट देता है। यानी अगर लो रेजिस्टेंस है, जो कि इंटरफेरेंशियल करंट का लो रेजिस्टेंस है, तो वो डीपर टिश्यू में वर्क करेगा, लेकिन फेरेटिक करंट का हाई रेजिस्टेंस है तो वो डीपर टिश्यू में नहीं जा सकेगा। हमारी स्किन उसको रेजिस्टेंस कर रही है यानी रोक रही है, तो वो जा नहीं पाएगा डीपर टिश्यू तक। प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन इन पेन इज बिकॉज, अब हम ये कह रहे हैं कि IFT जो है पेन को रिड्यूस करती है, तो किस प्रिंसिपल पे करती है? तो 2 चीज़ों से करती है। सबसे पहले तो गेट कंट्रोल थ्योरी, और सेकंड है स्टिमुलेट करती है ऐसे पेन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जैसे कि एंडोर्फिन्स और एंसेफेलिन्स। अब बेसिकली अगर हम एक लाइन में ये देखना चाहें कि IFT क्या होती है, तो IFT एक रिजल्टेंट करंट है जो कि प्रोड्यूस होता है 2 और मोर अल्टरनेटिंग करंट ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी, जब हम उसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अप्लाई करते हैं स्टिमुल साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब हम ऐसी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो IFT में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो सर्किट का इम्पीडेंस बनाती है। इम्पीडेंस जो एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है जो टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट। इसे हम L से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है L = 1/2πfc, F फ्रीक्वेंसी और C कैपेसिटेंस। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय स्किन, मतलब रेजिस्टेंस जो स्किन प्रोवाइड कर रहा है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इंटरफेरेंशियल करंट का वो डीपर इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। जब हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी को मतलब आउट ऑफ फेस करते हैं तो इंटरफेयर
इंटरफेरेंस होता है, मतलब जब दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को जब हमने क्रॉस ओवर करवाया तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, और वो दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जो इन फेज होता है, मतलब जो साथ में चल रहा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जो आउट ऑफ फेज होता है, जो आगे पीछे चल रहा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो इंक्रीज करता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि उसके बाद ऑसिलेट होता है वो एट अ रेट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टर्म जो कि है फेज। अब फेज में दो चीज़ें होती है, या तो सेम फेज होती है या ऑपोजिट फेज होती है। अगर करंट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 0 डिग्री टू 180 डिग्री तो वो सेम फेज में है, और अगर करंट ट्रैवल कर रहा है 180 डिग्री टू 360 डिग्री तो वो ऑपोजिट फेज में है। जब भी दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी से सेम फेज पे ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो क्रेस्ट का पीक होगा वो कोइंसाइड करेगा, और रिजल्टेंट वेव जो है उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी दैन द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जैसे ये दोनों यहाँ से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो ये दोनों इन फेज है, यानी सेम फेज में है, तो इन दोनों को जब हम इंटरफेयर करवाएंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ज़्यादा आएगा, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर दो करंट है जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है तो एम्पलीट्यूड की जो रिजल्टेंट है वो या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वो इस चीज़ से डिनोट होता है कि जब दो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें डिफरेंस होता है तो उसे हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये आउट ऑफ फेज यानी ऑपोजिट फेज में काम कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। फिर हमारा टॉपिक आता है, हमारी टर्म आती है मॉड्यूलेशन डेप्थ। अब जो मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है इसके अलावा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है एक और चीज़ से कैरेक्टराइज होता है जिसे हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कहते हैं, और इसकी जो रेंज है वो 0 to 100% आती है। अब रिजल्टेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालते हैं, F1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रोड की फ्रीक्वेंसी प्लस F2 यानी सेकंड इलेक्ट्रोड की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम इसका जो है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 4050 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जब इलेक्ट्रोड फर्स्ट की हम फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोड सेकंड की फ्रीक्वेंसी में हम माइनस करते हैं तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी यानी 100 हर्ट्ज आ जाती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है जहाँ पे मॉड्यूलेशन होता है। इसकी रेंज 0 से 250 हर्ट्ज हो सकती है। जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसी है उसे हम कैरियर करंट कहते हैं क्योंकि करंट को कैरी करता है, और प्रोड्यूस करता है लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट जो कि 10 हर्ट्ज होता है और थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है। दो मीडियम फ्रीक्वेंसी जो करंट है वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री, और जो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है 45 डिग्री इन क्वाड्रेट जो है। फिर हमारा आता है स्वीप फ्रीक्वेंसी। अब स्वीप फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली फेड की जाती है टू बीट फ्रीक्वेंसी बाय मशीन, मतलब एक तो वो फ्रीक्वेंसी है जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के इंटरफेरेंस की वजह से बन रही है जो कि बीट फ्रीक्वेंसी है। अब इसके अलावा मशीन की खुद की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम स्वीप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमारे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी वो 100 हर्ट्ज है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी स्वीप फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो हमारी जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो 110 हर्ट्ज होगी। मतलब जब हम बीट फ्रीक्वेंसी को हम दे रहे हैं तो हमारी मशीन भी कुछ फ्रीक्वेंसी दे रही है, तो उसको मिला के पूरा 110 हर्ट्ज हो जाता है, जो कि अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना उसके लिए हमारा बेस होगा। अब जो रिजल्टेंट है मीडियम फ्रीक्वेंसी वो 4050 हर्ट्ज है, और हम अप्लाई कर रहे हैं स्वीप फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज न्यू बीट फ्रीक्वेंसी को। अब ये जो न्यू बीट फ्रीक्वेंसी को कैसे पता लगाएंगे, अब हमारी ये बेस थी तो अब इसमें हम 10 और ऐड करेंगे तो 120 हर्ट्ज हो जाएगा, और ऐसे ही 120 में 10 और ऐड होगा, फिर 10 ऐड होगा, ऐसे ऐसे करके हमारे जो है प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसमें अगर हम आगे और जाएं तो हमारी जो रिजल्टेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी यानी लास्ट में जो बनती है वो F1 प्लस F2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4000 प्लस 4100 प्लस 20.2 यानी 8120/2 इज इक्वल टू 4060 हर्ट्ज। ये जो रिजल्टेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी है ये वेरी करती है अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम स्वीप फ्रीक्वेंसी की क्या मतलब वैल्यू है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोड पे। अब इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करते हैं, हम फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं IFT में। 4 इलेक्ट्रोड IFT में यूज़ करते हैं और 2 इलेक्ट्रोड जो हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे IFT के एडवांटेज। तो सबसे पहले तो ये सेंसरी नर्व का इन्विटेशन नहीं देता कि हम जितनी भी एम्पलीट्यूड दे दें ये सेंसरी नर्व को कोई भी जो है स्टिमुलेट नहीं करेगा। सेकंड है कि ये कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं देता है जैसे लो फ्रीक्वेंसी करंट देता है, और ये जो है एडवांटेज हो सकता है फॉर दोज पेशेंट जो करंट सेंसिटिव है। फिर हम पढ़ेंगे कि स्वीप क्या होती है। तो स्वीप ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है बिटवीन प्रीसेट 1 एंड प्रीसेट 1 प्लस एडिशनल फ्रीक्वेंसी। ये एक प्रीफर्ड पैटर्न में कंटिन्यूस है और प्रीफर्ड पैटर्न एंड टाइम में कंटिन्यूस होता है, इसे हम स्वीप कहते हैं। अब मोड्स ऑफ IFT के 3 मोड होते हैं, स्टैटिक या फिर कांस्टेंट, स्वीप फ्रीक्वेंसी और वेक्टर रोटेशन। तो सबसे पहले अपन वेक्टर रोटेशन देखेंगे। हम ये मोड तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट लीजन की लोकेशन नहीं पता हो। फिर हम देखते हैं स्टैटिक या फिर कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है जो कि 1 से 250 हर्ट्ज है, जिसकी वजह से एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे अकोमोडेशन होने लग जाता है। अकोमोडेशन मतलब वो पेशेंट या वो टिश्यू जो है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो उस करंट का आदी होने लग जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो जो पेशेंट है वो हैबिचुअल हो जाता है उस करंट को, और फिर कोई फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें नहीं दिखता है। और जब पेशेंट इस करंट को, इस मोड को अडेप्ट कर लेता है, तो हम इसे ओवरकम करने के लिए फ्रीक्वेंसी मोड यूज़ करते हैं। अब जो स्वीप फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या होता है कि 10 हर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी होती है और 100 हर्ट्ज टॉप फ्रीक्वेंसी होती है। ये सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक टाइम सेट करते हैं। सपोज हमने 6 सेकंड सेट किया, तो क्या होगा कि 6 सेकंड तक पेशेंट को 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ऑटोमेटिकली 6 सेकंड के बाद 100 हर्ट्ज चली जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट उस चीज़ को अकोमोडेट नहीं होता है। अब जो 10 to 100 हर्ट्ज है वो कवर करता है वाइड रेंज को, और इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी जो एक्टिवेट करती है ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 to 50 हर्ट्ज है। 90 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वो पेन गेट पे वर्क करती है, और वाइडर रेंज के लिए हम ग्रेटर अमाउंट ऑफ टिश्यू को एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा आता है। फिर हम स्वीप फ्रीक्वेंसी की टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले है ट्रायंगुलर, फिर है रेक्टेंगुलर, और फिर थर्ड है ट्रेपेजॉइड। ट्रायंगुलर में आप देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, रेक्टेंगुलर में आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है, और ट्रेपेजॉइड में आप ये देख सकते हैं। अब ट्रायंगुलर में क्या होता है, 0 to 6 सेकेंड तक ये जो है टॉप फ्रीक्वेंसी तक रीच करता है, यानी 150 हर्ट्ज, यानी ये 0 है और यहाँ पे हम 6 सेकेंड तक यहाँ पे आए, वो टॉप फ्रीक्वेंसी तक आए। फिर 6 से 12 सेकेंड ये वापस जो है 100 फ्रीक्वेंसी तक जाता है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी तक। इसे हम ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं, और पेशेंट इसे इजीली टॉलरेट कर लेता है और ये कंफर्ट देता है पेशेंट को, जिसकी वजह से हम इसे अक्यूट केसेस में यूज़ करते हैं। फिर आता है रेक्टेंगुलर, ये पेशेंट जो है इजीली टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सब अक्यूट या फिर क्रोनिक केसेस में हम इसे यूज़ करते हैं। जो ट्रेपेजॉइड है वो प्रोवाइड करता है कंफर्ट टू पेशेंट, जिसकी वजह से हम इसे अक्यूट केसेस में यूज़ करते हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IFT। तो 2 टाइप के होते हैं, क्वाड्रिपोलर और बाइपोलर। क्वाड्रिपोलर में हम 4 टाइप से हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे यानी यहाँ से और यहाँ से हम क्या करते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन हमें 45 डिग्री यानी यहाँ पे हमें जो है बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो इसका जो स्किन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर पेनिट्रेशन देती है डीप टिश्यू लेवल तक। फिर आता है बाइपोलर मेथड, इसे हम प्री मॉड्यूलेटेड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, जिसे हम इसे प्री मॉड्यूलेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बीट फ्रीक्वेंसी वो ऑलरेडी ऑटोमेटेड होती है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये पेशेंट को अप्लाई करने में ईजी होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि पहले ही इसमें अगर बीट फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डली हुई है, तो ये डायरेक्टली जो है स्किन ऑलरेडी स्किन पे होता है, तो इसकी वजह से स्किन रेजिस्टेंस जो ज़्यादा होता है और डीप पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। फिर हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो हमें इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 100 हर्ट्ज यूज़ कर रहे हैं तो वो पेन रिलीव करेगा, 20 हर्ट्ज कर रहे हैं तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। व्हाट फ्रीक्वेंसी वी सेलेक्ट, यानी हम कौन सी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए, वही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम मोटार नर्व एक्टिव, यानी मोटार नर्व को एक्टिव करने के लिए हम 10 to 15 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल में हेल्प करती है। अगर हम 1 to 5 हर्ट्ज दे रहे हैं तो माइल्ड ट्विच मसल कॉन्ट्रैक्शन देगी। 20 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं तो पार्शियल टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन देगी, और अगर हम 45 to 50 हर्ट्ज कर रहे हैं तो प्योर टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। ये टोटली डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि हम किस टाइप की फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं। फिर अगर हम सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिव करना चाहें तो 1 to 5 हर्ट्ज में हो जाएगा। ये इंप्रूव करता है सर्कुलेशन ऑफ दैट एरिया। फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो कि 10 to 15 हर्ट्ज पे करता है। सेंसरी नर्व को एक्टिवेट 90 to 100 हर्ट्ज पे करता है। पेन गेट मैकेनिज्म यानी जो पेन कंट्रोल है उसको हम 90 to 150 हर्ट्ज पे देख सकते हैं। जो एपॉइड मैकेनिज्म नाम का एक मैकेनिज्म होता है, जिसको हम डिसेंडिंग पेन सप्रेशन भी कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है माइल्ड एरिया विथ फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज और रिड्यूस करता है पेन को। फिर आता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए हमें 1 to 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये एक जो है असिंक्रोनस होता है, यानी ये जो है एक टाइम पे एक मोटर यूनिट को स्टिमुलेट करता है, और ये पेल्विक फ्लोर पे जो है देखने को हम इस पेल्विक फ्लोर की मसल्स को टोन में करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, जो 4 है। स्टिमुलेशन ऑफ मसल, इंक्रीज द सर्कुलेशन, डिक्रीज पेन एंड रिड्यूस एडिमा। अब जो स्टिमुलेशन ऑफ मसल है वो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो स्लाइट ट्विच देखने को मिलेगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो प्योर टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मसल के पास टाइम नहीं होता है कि वो रिलैक्स करे, इसलिए वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज में रहती है। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 to 50 हर्ट्ज पे मिलती है। जो रैपिड स्टिमुलेशन होता है मोटर नर्व का, जिसकी वजह से असिंक्रोनस यानी एक टाइम पे एक मोटर यूनिट जो है स्टिमुलेट होता है। डीपोलराइजेशन होता है ऑफ इंडिविजुअल मोटर यूनिट, यानी एक मोटर यूनिट का, और ये मिमिक करता है नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो लो फ्रीक्वेंसी करंट है वो स्टिमुलेट करती है लार्ज अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के पास लो थ्रेशोल्ड होता है, इसकी वजह से ये इजीली एक्साइट हो जाती है, लेकिन स्मॉल फाइबर और इनोवेटेड मसल फाइबर स्टिमुलेट नहीं होते हैं। तो इस पैटर्न का जो डिस्चार्ज होता है वो सिंक्रोनस होता है, अनलाइक नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरह ये नहीं होता है। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रोड्यूस होती है विथ लिटिल सेंसरी स्टिमुलेशन, और इसे हम डीपली प्लेस्ड मसल पे यूज कर सकते हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर।
अब IFT का इफेक्ट जो है वॉलंटरी मसल फाइबर पे भी होता है और स्मूथ मसल फाइबर पे भी होता है। ये करंट जो है रिस्टोर करता है पेल्विक फ्लोर की टोन को कंपेयर टू फेरेटिक करंट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेन इनकंटिनेंस। सबसे पहले स्ट्रेन इनकंटिनेंस क्या होता है कि ये मोस्टली फीमेल में देखने को मिलता है कि थोड़ा सा भी ब्लैडर पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो होल्ड नहीं कर पाती है यूरिन को और लीक करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फीमेल में जो है लिविटर एनी वीक हो जाती है। इसको स्टिमुलेट करते हैं हम IFT से। इसको अवॉइड करने के लिए, यानी स्ट्रेस इनकंटिनेंस को अवॉइड करने के लिए हम IFT यूज करते हैं और इसमें पेल्विक फ्लोर मसल को स्टिमुलेट करते हैं। फिर सेकंड आता है इंक्रीज करता है सर्कुलेशन, यानी इंप्रूव करता है ब्लड का सर्कुलेशन, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं नॉन सेप्टिव मसल एंडिंग को, उसको जो है वॉश आउट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10, अगर 100 हर्ट्ज है तो ये वेसोडाइलेशन को प्रमोट करता है और 10 हर्ट्ज है तो एक्टिवेट करता है मस्कुलोस्केलेटन पंप, जिसकी वजह से प्रमोट होता है वीनस रिटर्न और लिम्फेटिक रिटर्न और एडिमा जो है वो रिड्यूस होता है। अब थर्ड आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सीडेट। अगर हम फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लेरेट करते हैं 40 हर्ट्ज तक तो रिदमिकल पंपिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे पॉसिबल अफेक्ट होता है। अब सबसे पहले इसकी क्या इंडिकेशन है, ऑर्थोआर्थराइटिस ऑफ नी, पेरी आर्थराइटिस शोल्डर, बैक पेन, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, हैमरेज, स्किन इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी यानी ट्यूमर, DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फेस मेकर, प्रेगनेंसी। अब इसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, बर्न, इंक्रीज पेन, जनरल मेलाइस, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, माइग्रेन, ये सब। अब हम पढ़ते हैं रशियन करंट, जो हमारा लास्ट टाइप है ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। अब जो रशियन करंट है वो सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था जिसका नाम था डॉक्टर याकोव। अब ये मसल फोर्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम इसे टोन बर्स्ट करंट भी कहते हैं। ये इंक्रीज करता है मैक्सिमम वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। ये तब डिस्कवर किया गया था जब रशियन ओलंपिक टीम जो है इसे यूज कर रही थी विद एडिशन टू द यूजुअल ट्रेनिंग मेथड। ये जो है सिग्निफिकेंट गेन दिखाता है, 30 to 40% गेन दिखाता है मसल स्ट्रेंथ में। ये जो है 2500 हर्ट्ज पे काम करने वाली करंट है जो कि इंटरप्टेड है। अब हम इसे यूज करते हैं तो जनरेट ग्रेटर मसल फोर्स एंड मैक्सिमम वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है वो नर्व को स्टिमुलेट करती है क्योंकि वो इंटरप्टेड होती है टू गिव लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन ऑफ 50 हर्ट्ज। अब करंट के पास 2500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये अल्टरनेटिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है जो कि अप्लाई करते हैं हम सीरीज ऑफ सेपरेट बर्स्ट ड्यूरेशन, मतलब मल्टीपल पल्स। एक जो होता है हम उसे पल्स कहते हैं और बर्स्ट ड्यूरेशन मतलब सारे पल्स जितने भी एक साथ जो पल्स चल रहे हैं हम उसे बर्स्ट ड्यूरेशन कहते हैं। तो बर्स्ट ड्यूरेशन जो 10 मिलीसेकंड का होता है और एक पल्स 0.2 मिलीसेकंड का होता है। यानी अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो हम उसे पल्स कहेंगे और अगर हम बहुत सारे पल्सेस की बात कर रहे हैं तो हम उसे पल्सेस ना कह के बर्स्ट कहेंगे। तो अगर एक है तो 0.2 मिलीसेकंड है और अगर बहुत सारे हैं तो 10 मिलीसेकंड का उसका ड्यूरेशन है। ये इंटरप्ट होता है हर 10 मिलीसेकंड में, यानी उस 10 मिलीसेकंड में कोई करंट फ्लो नहीं होता है और ये प्रोड्यूस करता है 50 बर्स्ट पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 पल्सेस जो है प्रोड्यूस होता है। लाइक फेरेटिक करंट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अब जो रशियन करंट है वो एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 किलो हर्ट्ज यानी 2500 हर्ट्ज होती है। इसका जो बर्स्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है और ड्यूटी साइकिल इसकी 50% होती है। मतलब ये 50% टाइम 50% तो ये चलेगा और 50% ये ऑफ रहेगा, क्योंकि इंटरप्टेड है। तो जिस टाइप पे करंट नहीं चल रहा है वो 50% है और जब करंट चल रहा है वो 50% है। तो ड्यूटी साइकिल इसकी 50% रहेगी। इसकी बर्स्ट ड्यूरेशन 10 मिलीसेकंड है और वो 50 हर्ट्ज का होता है। अब ये डायग्राम देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये 1 और ये 2, यानी 1 से ज़्यादा है तो ये बर्स्ट ड्यूरेशन होगा जो कि 10 मिलीसेकंड है। अब जो ये 1 है तो पल्स ड्यूरेशन होगा, इसे हम 0.2 मिलीसेकंड कहते हैं। और यहाँ पे जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसे इंटरबर्स्ट इंटरवल कहेंगे जो कि 10 मिलीसेकंड का होता है। पर सेकंड 50 बीट यानी 50 बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है और 50 बर्स्ट होते हैं एक सेकंड में 50 टाइम्स। अब इन सबको स्टिमुलेट है वो सारे मोटर यूनिट जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक साथ, जिसको हम सिन कॉन्ट्रेस्ट कहते हैं। और ये हाइपरट्रोफी ऑफ मसल यानी मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, उसका मास बढ़ाते हैं। अब IFT और रशियन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों मसल को स्ट्रेंथ करते हैं लेकिन रशियन करंट ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करती है। IFT पेल्विक फ्लोर मसल पे काम करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है और रशियन जो है एथलीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। IFT कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता, लेकिन रशियन जो है इंटरप्टेड करंट होता है। जो IFT है उसके सारे मोटर यूनिट जो है असिन कॉन्ट्रेस्ट यानी सिंगल मोटर यूनिट स्टिमुलेट होता है सिंगल टाइम पे, लेकिन रशियन में सारे जो मोटर पॉइंट है वो एक साथ में स्टिमुलेट होते हैं, जिसे हम हाइपरट्रोफी ऑफ मसल कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सबसे पहले कैरियर करंट यानी जो हम करंट लेकर आ रहे हैं उसको हम
स्टार्टिंग में हम करंट दे रहे हैं वो 2500 हर्ट्ज का होता है। इसकी वेव फॉर्म पॉलीफेजिक साइनोसॉइडल होती है। बर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी बहुत सारे पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। बर्स्ट ड्यूरेशन यानी एक टाइम पे जितने पल्सेस चल रहे हैं वो 10 मिली सेकंड तक चलेंगे। एक पल्स की ड्यूरेशन 0.2 मिली सेकंड होती है। और इंटरबर्स्ट इंटरवल यानी जहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो 10 मिली सेकंड का ड्यूरेशन होता है। अब ऑन एंड ऑफ मतलब ऑन कितने बार रहता है और ऑफ कितने टाइम तक रहता है वो 1:1 है, यानी 50% ऑन रहता है और 50% ऑफ रहता है। वैसे जो ड्यूटी साइकिल है वो मैंने समझा दिया था, वो 50% होती है। अब इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं मसल फाइबर की डायरेक्शन में ताकि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ पुल हो वो भी उसकी जो एक्शन हो वो भी डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर में हो। अब टाइम डिले क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। सिनकॉन्ट्रस यानी इसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा। फिर आता है हमारा रेसिप्रोकल मोड, यानी फर्स्ट जो है मसल फाइबर जो है वो एक मसल फाइबर स्टिमुलेट होगी, फिर सेकंड मसल फाइबर स्टिमुलेट होगी। फिर आता है ओवरलैप मोड, यानी जो एक मसल स्टिमुलेट करने जो टाइम डिले है वो कम होगा देन द टाइम टू स्टिमुलेट द वन मसल फाइबर। अब इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या है, सबसे पहले तो सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है और प्रिकलिंग सेंसेशन देता है, और मोटर नर्व को स्टिमुलेट करता है और मॉडरेट टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन देता है सारे मसल फाइबर का। इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है, इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ यानी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, रिड्यूस मसल स्पैज्म एंड रिड्यूस मसल एडिमा। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि हम एंटीरियर सर्वाइकल एरिया पे नहीं देंगे, प्रेगनेंसी के वक्त नहीं देंगे, नियोप्लाज्म हैमरेज, सेंसेशन इम्पेयर्ड और मेटालिक इम्प्लांट अगर है तो हम उसे रशियन करंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।